नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने ये सेट 2 वीडियो 1 और वीडियो 2 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डाल चुका हूँ मैं। ये हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए हम लोग बिना टाइमिंग को गवाए हुए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप लोगों को ये यकीन करना होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि जो भी है एज इट इज़ आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप लोगों को 8 से 9 सेट या 7 से 8 सेट जो भी कहिए वही कराऊंगा मैं, और उतना में ही सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और समझने का कोशिश करें। चलिए हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्ट 2 में हमने 56 क्वेश्चन तक कराया था, आज 57 क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डेक्कन ओडेसी ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है। तो देखिए ऑप्शन है इसका, एक केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। दक्कन ओडिसी जो है वो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है, भारत में विद्युत परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है 1964। तो देखिए भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है करीब करीब 1953 में किया गया था, और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो हम 1 अगस्त 1953 सही होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है यही बताना है आप लोगों को। उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, गोवा में है या तमिलनाडु में है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, तमिलनाडु। एन्नोर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट पेज को हम स्लाइड करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा कट गया है, पीडीएफ सही से दिख नहीं रहा है, आप लोग थोड़ा सुनिएगा। क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार की जो प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है 61 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की। देखिए चिपको आंदोलन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है। पर्यावरण के लिए है चिपको आंदोलन, पेड़ की रक्षा करने के लिए पेड़ों से चिपक कर लोग इसमें अपनी जान को गंवाए थे। देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, मेघा पाटकर, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। पर देखिए अगर हम इसमें 2-3 नाम जो है बड़ा फेमस है चिपको आंदोलन के लिए, वो आप लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा। पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है चंडी प्रसाद भट्ट और तीसरा है गौरा देवी। ये तीनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है चिपको आंदोलन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये बिहार में जो है 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसमें एग्जैक्ट डाटा में यहाँ पे दिया हुआ है 7%, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे है।
हम लोग अगला पेज लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। देखिए इनमें से 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? बिटुमिनस नहीं है, खनिज तेल नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, या इनमें से सभी? देखिए जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, बिटुमिनस, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, कहीं ना कहीं ये कार्बनिक चीज़ें हैं। तो हमें ढूंढना क्या है, इनमें से कौन कार्बनिक चीज़ें नहीं है। तो इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है वो कार्बनिक चीज़ें नहीं हैं। इसमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ऐसे ऑप्शन में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 65 नंबर का। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? देखिए भारत का तेल शोधक कारखाना के बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। इसमें यहाँ पे भी ऑप्शन में आया है, आप लोग देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है मुंबई, बी कह रहा है मथुरा, सी कहा डिगबोई, डी कहा हल्दिया। तो देखिए यहाँ पे भारत का पहला तेल शोधक कारखाना की बात कह रहा है, तो ये डिगबोई हो जाएगा जो असम में है। तो ये 1901 ईस्वी में असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग लेते हैं, पेज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। 67 नंबर कहता है मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात के लिए, बी नंबर तेल शोधन हेतु, सी नंबर खनिज तेल हेतु, और डी नंबर परमाणु शक्ति हेतु। देखिए यहाँ पे इसका सी नंबर सही हो जाएगा, खनिज तेल हेतु। क्योंकि मुंबई हाई में जो है खनिज तेल को निकाला जाता है पेट्रोलियम के लिए, यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? देखिए ऐसे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। उन कन्फ्यूजनों को देखिए, कोई गेहूं कहेगा, कोई चावल कहेगा, ये दोनों ही प्रमुख खाद्य फसल है। ये दोनों का स्थान जो है भारत में दूसरा ही है। भारत में अगर हम बात करें कि गेहूं गेहूं विश्व में कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है तो, और कहाँ चावल उगाया जाता है, तो भारत का स्थान इसमें से दूसरा आता है। तो गेहूं भी ऑप्शन हो सकता है और चावल भी ऑप्शन हो सकता है। इसका आंसर अब गेहूं या चावल हम लोगों को कोई एक लगाना पड़ेगा। इसमें कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। हम तो यहाँ पे चावल या गेहूं किसी के साथ भी जाएं तो आंसर दोनों सेम ही होगा। हम यहाँ पे चावल की ओर जाते हैं क्योंकि ये भी यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल है और गेहूं भी है। तो चलिए चावल या गेहूं कोई एक आप लोग इसमें से चूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। ये सब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है जिसमें एग्जामिनर के ऊपर, क्वेश्चन सेटर के ऊपर निर्भर करता है कि आंसर क्या बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। गेहूं या चावल दोनों सही है आंसर, इसमें से कोई एक लगा लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? अग्रणी मतलब आगे है, सबसे ज़्यादा जूट किस देश में उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन डी है भारत। 69 नंबर का जो क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। देखिए जूट में जो है भारत 60%, पूरे विश्व का 60% आयात करता है, आयात नहीं करता है मतलब उत्पादन करता है। तो भारत 60% उत्पादन करता है, तो यहाँ जूट आंसर जो है भारत के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? यानी कि कौन सा राज्य, इन राज्यों में से कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? थोड़ा बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है या कभी छूट जाता है, तो आप उसे इग्नोर करें। आप लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर आंसर के लिए देखिए ऑप्शन दिया है उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
और लास्ट में कुछ ऑप्शन दिया होगा उस पेज पे, लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है 70 का ऑप्शन जो होगा वो उड़ीसा ही होगा, क्योंकि उड़ीसा राज्य जो है लौह अयस्क में अग्रणी उत्पादक के लिए माना जाता है। यहाँ पे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दो प्रकार के लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। तो ये सबको पता होगा, भागलपुर को जो है बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसलिए हमने ऑप्शन 1 ए बी सी नहीं पढ़ा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। रेशम नगर के नाम से भागलपुर को ही जाना जाता है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। कृषि का, उद्योग का, सेवा का, शिक्षा का। अगर हम कृषि की बात करें तो बिहार में कृषि 24% ही योगदान दे पाता है। उद्योग की बात करें तो उद्योग 15%, और सेवा की बात करें तो 61%। कहीं ना कहीं इसका आंसर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो आंसर सी हो जाएगा, सेवा में। ठीक है, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए कहीं कहीं आप लोगों को आंसर जो है ए भी मिलेगा, कृषि भी मिलेगा, लेकिन अगर हम प्रतिशत मात्रा की ओर देखें तो अर्थव्यवस्था में जो है बिहार के लिए सेवा क्षेत्र आगे है, 61% यहाँ पे इसकी भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, क्या है। सूखा है, बाढ़ है, भूस्खलन है, या चक्रवात है। तो आंसर बी नंबर हो जाएगा, बाढ़ जो है वो बड़ी त्रासदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले स्लाइड पे आएगा, आप लोग यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 74वां नंबर क्वेश्चन है, कुशहा बांध किस नदी पर है। तो कुशहा बांध की अगर हम बात करें तो क्या ये कोसी नदी पर है, गंडक नदी पर है, दामोदर नदी पर है, या तो फिर गंगा नदी पे है। तो कुशहा बांध जो है ये कोसी नदी पर है, इसी के नाम से कोसे कोसी कोसे कुशहा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। ऑप्शन है नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी है पंत सागर, ऑप्शन सी है सरदार सरोवर, और ऑप्शन डी है गोविंद सागर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोविंद सागर, क्योंकि सतलज नदी पे जो है गोविंद सागर नामक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, जो गुरु गोविंद के नाम पर बनाया गया है। 75वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 76वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। ऑप्शन ए स्थानीय शासन, और स्वयंसेवी संगठन, सी गांव मोहल्ले के लोग, इनमें सभी। देखिए अगर कोई आपदा आता है तो उसके प्रबंधन में स्थानीय स्वशासन भी एकजुट हो जाते हैं, स्वयंसेवी संगठन भी, गांव मोहल्ले के लोग भी। तो इसका आंसर जो होगा वो सटीक डी नंबर होगा, इसलिए डी नंबर हम लोगों को चुनना होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग दूर संचार के लिए भी किया जाता है, संसाधनों की खोज के लिए भी किया जाता है, ये तो सही है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसमें से आंसर करेंगे। दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन इसके नेक्स्ट पेज पे है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और दो ऑप्शन को पढ़ने का कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा पीडीएफ कट कट जा रहा है, जिसमें से मौसम विज्ञान के लिए भी है, इनमें से सभी के लिए डी नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन के हिसाब से सारे का हम लोग आंसर करना होगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है उसी में से कोई एक को चुनना है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो ऑप्शन है अरब सागर में, ऑप्शन बी है अटलांटिक सागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, और ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर में। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में, तो हिंद महासागर में जो है वो भयंकर सुनामी आया था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था। 1934 में आया था, 1948 में आया था, 1967 में आया था, 1990 में आया था।
तो देखिए भारत में जो अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था वो हमारे आज़ादी के पहले आया था। आप लोगों को ये बात ध्यान में आना चाहिए। तो 79 का अगर हम बात करें आंसर के रूप में तो 1934 हो जाएगा। और ये एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 जनवरी 1934 में जो है अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 80वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो अगर सुनामी की बात करें तो सुनामी हिंदी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का है, जापानी का है या अरबी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापानी, क्योंकि सुनामी जो है दो शब्दों से बना है, तत्सु और नामी। ये जापानी दो वर्डों से तत्सु और नामी से बना है सुनामी। तो देखिए हम लोगों ने सेट 2 का जो है ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिया। इन वीडियो को आप लोग देखिए और इसको याद रखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम ये अनुमान करते हैं कि आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हम वही करा रहे हैं, और यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा जिस सेट को हम तजुर्बा देंगे, कहेंगे इस सेट को आप लोग पढ़िए, उस सेट को आप लोग ज़्यादा पढ़िएगा, जिससे आप लोग ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करिएगा। ये सारे सेट इम्पोर्टेंट है, 8 से 9 सेट ही हम डालेंगे। इन्हीं को बस आप लोगों को बार बार देखना है, रिवाइज करना है। आप लोगों को एक भी प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि जितने भी 80 क्वेश्चन आएगा लगभग उसी 8 से 10 सेट के अंदर में से आप लोगों के पास आएगा। आज के लिए बस इतना सा ही। आप लोग सब चैनल पे जुड़े रहिए, और मैं पूरा ही जितना भी सब्जेक्ट है सबका एक एक करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले लाऊंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।